कक्षा 11 भूगोल खंड ख अध्याय 7 प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट। तो ये प्राकृतिक आपदाएं और संकट से आप वाकिफ़ होंगे, जिसमें तूफान, चक्रवात, सुनामी लहरें, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिसका सामना मनुष्यों से होता है। तो आपके इस चैप्टर में हम प्राकृतिक आपदा तथा उससे उत्पन्न होने वाले संकटों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं प्राकृतिक आपदा। अध्याय 7 प्राकृतिक आपदाएं और संकट। नेशनल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा और संकट। प्राकृतिक और मानव का आपस में गहरा संबंध है। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। जो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करके खुशियाँ देती हैं, कभी कभी उसका विकराल रूप हमें दुखी कर देता है। धरती का धंसना, पहाड़ों का खिसकना, सूखा, बाढ़, बादल फटना, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री तूफानी लहरें, सुनामी आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदा मनुष्य को समय समय पर हानि उठानी पड़ती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को मनुष्य पर प्रभाव व उससे होने वाली हानियों तथा उससे बचाव के उपायों तथा नुकसान को कम करने के उपाय के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले छोटे प्रश्नों को। प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों या घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भूस्खलन क्या है? अंतर्जनित बलों या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों तथा मिट्टी के अचानक नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में जल या नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है तो उस स्थिति को सूखा कहते हैं। त्रिअकाल किसे कहते हैं? जल तृष्णा, अकाल तथा जल अकाल तीनों स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे त्रिकाल कहते हैं। यानी जल, तृण, अकाल और जल अकाल, ये तीनों को मिला करके त्रिकाल कहा जाता है। त्रिअकाल। पश्चिमी और मध्य इमारत में सूखा क्यों नहीं? पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा क्यों पड़ता है? पश्चिमी तथा मध्य भारत में किसी ऊंची पर्वतमाला के न होने के कारण वर्षा सामान्य से कम होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में अक्सर सूखा पड़ता है। त्रिअकाल किसे कहते हैं? जब अकाल के कारण पशुओं के लिए चारा कम हो जाता है, तब इस स्थिति को त्रिअकाल कहते हैं। महासागर में सुनामी लहर की गति कहाँ अधिक तीव्र और कहाँ अधिक कम होती है? तो सुनामी लहरों की गति उथले सागर में अधिक और गहरे सागर में कम होती है। भारत में सुनामी लहर कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 में भारत में भी सुनामी लहरें आई थी, जिससे दक्षिण भारत के राज्य प्रभावित हुए थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां होती हैं। तो यहाँ आंत्रशोधन का मतलब पेचिश होता है।
10वां प्रश्न है, भारत में चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति किस महीने में अधिक होती है? तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने ऐसे होते हैं जो चक्रवाती तूफान के लिए अनुकूल समय है। 11वां प्रश्न है, याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना किस वर्ष से बनी है? तो उत्तर है मई 1994 ईस्वी में इस योजना का शुभारंभ हुआ। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए जो हैं, प्राकृतिक आपदा तथा संकट में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक आपदा तथा संकट में बहुत कम अंतर है। इनका एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। किसी भी इनमें अंतर स्पष्ट करना फिर भी इसमें अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है। प्राकृतिक संकट पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिससे जन धन को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है, प्राकृतिक संकट होता है। जबकि आपदाओं में बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक आपदा और संकट से क्या तात्पर्य है। संकट क्या होता है? प्राकृतिक संकट का मतलब ऐसे हालात होते हैं, पर्यावरणीय ऐसे हालात होते हैं जिससे धन जन की हानि होने की संभावना होती, जबकि आपदा क्या होता है? जन धन की हानि कर देता है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वायुमंडलीय आपदा, इसके अंतर्गत तड़ित, झंझा, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, तुषारपात आदि आते हैं। भौमिक आपदा में आ जाता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मृदा अपरदन आदि। जलीय आपदा में सुनामी, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान आदि। तथा जैविक आपदा में पौधों व जानवरों उपनिवेशक के रूप में टिड्डियों, कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। सुनामी के कारण तथा प्रभाव लिखिए। अब देखिए कारण, सुनामी के कारण। सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होते हैं। अब ये चलते कैसे हैं इनका उत्पत्ति और उनका जो है गति। तो कारण आप जान लीजिए, अभी उसकी गति या प्रवाह देखिए। तटवर्ती क्षेत्रों में निवासियों के लिए सुनामी बहुत बड़ा खतरा है। सुनामी समुद्र तट पर विराट लहरों के रूप में अपार शक्ति के साथ प्रहार करती है और बिना किसी चेतावनी के पानी के बम की तरह टकराती है। ये घरों को गिरा देती है, गांवों को बहाकर ले जाती है, पेड़ों व बिजली के खंभों को उखाड़ देती है, नावों को तट से दूर बहा ले जाती है और अंत में वापस जाते समय हजारों असहाय पीड़ितों को समुद्र में घसीट कर ले जाती है। सुनामी का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? हिमालय नवीन बलित पर्वतों से बना है जिसमें निर्माण की प्रक्रिया अब भी चल रही है। हिमालय के क्षेत्रों में अभी भी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं और भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। नंबर 5 है कि किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकती है?
संकट प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकती है। ऐसा उन स्थिति में होता है जहां पर्यावरणीय परिस्थिति के परवाह किए बिना ही विकास कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है ताकि बाढ़ का पानी और अधिक नुकसान न कर सके, लेकिन कुछ समय पश्चात उस रुके हुए पानी से महामारी फैलनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्सर विकास कार्य आपदा का कारण बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 जो है आपदा से पहले, यानी आपदा आने से पहले क्या प्रबंध करना चाहिए। आपदा के विषय में आंकड़े और सूचनाओं को एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। अब दूसरा है आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य करना, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से पीड़ित व्यक्तियों को निकालना, राहत कैंप में भेजना, जल और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 3 होता है आपदा के पश्चात, आपदा प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करना। ये सब जो है आपदा निवारण और प्रबंध की अवस्थाएं हैं जिनको किया जाता है। नंबर 7 है पश्चिमी भारत में बाढ़। पश्चिमी भारत की बाढ़ पूर्वी भारत की बाढ़ से अलग कैसे है। उत्तर है भारत के पूर्वी भागों में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर, कोसी, तीस्ता आदि नदियां। हर वर्ष लगभग बाढ़ आ जाती है। इन नदियों में लगभग हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय निवासी इन नदियों के विध्वंसकारी प्रभावों से भली भांति परिचय होते हैं। लेकिन पश्चिमी भारत में कुछ नदियों को छोड़कर ज़्यादातर नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। ये कम ढाल व अधिक बरसात के कारण बाढ़ से बचाव के लिए किए गए उपायों की अनदेखी करने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत में जब कभी बाढ़ आती है तो अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब है जो भारत के पूर्वी भाग में जो बाढ़ आती है तो वो हर वर्ष आती है, तो वहाँ के लोग उस हिसाब से अपने को मैनेज कर लेते हैं कि हमें बरसात में क्या करना, कैसे रहना है। बाढ़ तो आएगी ही आएगी। लेकिन पश्चिमी भारत की जो नदियां हैं उसमें बाढ़ कम ही आते हैं, ज़्यादातर वही बरसात में वो नदियां होती हैं, और तो उसमें पानी उस तरह आता नहीं है। बरसात का जो जल है वही एकत्रित होता है। जब कभी तीव्र बारिश हुई और इसमें बाढ़ आ जाता है तो वहाँ अधिक नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उससे निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं किए रहते हैं। अब देखिए आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, भारत में भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान कीजिए और आपदा के निवारण के लिए कुछ उपाय समझाइए या सुझाइए। भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र भारत में निम्नलिखित है, यानी भूस्खलन के लिए जो सुभेद्यता यानी जहाँ आसानी से भूस्खलन होने वाला होता है, या यूँ कहिए भूस्खलन क्षेत्र जो भारत में कहाँ कहाँ है तो निम्नलिखित है। नंबर 1 अत्यधिक सघेद्यता क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी के अधिक वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य, अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, विशेषतः सड़क निर्माण, बांध निर्माण आदि सम्मिलित हैं। कहने का मतलब नंबर 1 जो है अत्यधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र, यानी अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र, नंबर 1 का मतलब हुआ। अधिक
इसको जैसे सुभेद्यता लिखा है तो आप इसको अधिक भूस्खलन वाला क्षेत्र लिख सकते हैं। तो अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र यही हैं: हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत के ढाल, उत्तर पूर्वी राज्य, और जो वहाँ के निर्माण कार्य है, सड़क निर्माण, बांध आदि, ये जो है अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक सुभेद और अधिक, देखिए अत्यधिक वाले दूसरा नंबर अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में परिस्थितियों से मिलती जुलती ही हैं। अंतर केवल इतना है कि इन क्षेत्रों में भूस्खलन की गहनता तथा आवृत्ति कम होती है। इन क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर सम्मिलित हैं। नंबर 3, मध्यम या कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में लद्दाख, स्पीति, अरावली की पहाड़ियाँ, पूर्वी पश्चिमी घाट के वर्षो छाया क्षेत्र, ये वर्षा होगा, पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र, दक्कन का पठार सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त मध्य पूर्वी भारत के खदानों वाले क्षेत्र में भूस्खलन होता है। भूस्खलन को रोकने के उपाय: भूस्खलन प्रभावित व संभावित क्षेत्रों में सड़क और बांध निर्माण कार्यों को रोका जाए। नंबर 2, स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा अस्थायी एवं सीढ़ीनुमा कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। तीव्र ढालों की अपेक्षा मंद ढालों पर कृषि किया जाए। वनों के कटाव को प्रतिबंधित करना तथा नए पेड़ पौधे लगाना, ये जो है भूस्खलन को रोकने के उपाय साबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ क्यों आती है? भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इन्हें रोकने के उपाय बताइए। तो वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, तब वह नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों, खेतों और आसपास के जमीन के निचले हिस्सों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। भारी वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बांध टूटना प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव की कुछ अवांछित क्रियाकलाप में भी बाढ़ लाने के लिए सहायक होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। नंबर 2, भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकांश नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती है, यानी पश्चिमी भाग में जो बाढ़ आती है वो आकस्मिक होती है। बाढ़ को रोकने के उपाय: नंबर 1, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदी के तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, बाढ़ वाली नदियों के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। अगला नंबर, नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह बसाना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के बहाव पर नियंत्रण रखना। अगला नंबर है, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्रों की स्थापना करना, सूचना के आगमन की सूचना प्रसारित करके इससे होने वाले नुकसान के प्रभावों को कम कर सकते हैं। यानी तटीय क्षेत्र जो है वहाँ जो चक्रवातों की सूचना दे दिया जाए, वैसी चक्रवात सूचना केंद्र बना जाए। और जो तूफान है उसके आगमन की सूचना प्रसारित करके हम कुछ नुकसान को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूखा क्या है, इसके प्रकार बताइए तथा सूखे के निवारण के उपाय सुझाइए। उत्तर है, सूखा किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में सामान्य से कम वर्षा वाले
वर्षा की मात्रा को सूखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र या विशेष समय में जो सामान्य वर्षा होती है यानी जितनी होनी चाहिए थी, जब उससे कम वर्षा होती है तो वो सूखा कहा जाता है। इनके निम्न 4 प्रकार हैं। नंबर 1, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी वर्षा की कमी होती है। नंबर 2, कृषि सूखा। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव में फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उसे कृषि सूखा कहा जाता है। और नंबर 3 है जल संबंधी सूखा। जब धरातल एवं भूमिगत जलों में जल स्तर एक सीमा से नीचे गिर जाता है और वृष्टि द्वारा भी जलापूर्ति न हो तो उसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। यह जो है भूमिगत तथा सतही जल का अति शोषण से उत्पन्न होता है। नंबर 4, पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न हो जाता है उसे पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। सूखे के निवारण के उपाय। लोगों को तत्कालीन सेवा प्रदान करना, जैसे सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन तथा उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करना। नंबर 2, भूमि जल मंडलों की खोज करना, जिसके लिए भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता ली जा सकती है। नंबर 3, वर्षा के जल का संग्रहण एवं संचय करना तथा इनके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना तथा नदियों पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण करना। नंबर 4, अधिक जल वाले क्षेत्रों को निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ना। नंबर 5, वृक्षारोपण द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाकर सूखा से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं तथा इसके कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो भूकंप देखिए किसे कहते हैं। भूकंप पृथ्वी की पपड़ी पर होने वाले वह हलचल हैं जिनसे पृथ्वी हिलने लगती है और भूमि आगे पीछे खिसकने लगती है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाले किसी भी हलचल के परिणाम स्वरूप जब धरातल का ऊपरी भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण। भूकंप को महाविनाशकारी आपदा माना जाता है। ये इससे प्रायः संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। भूकंप मुख्यतः विवर्तनीय हलचलों, ज्वालामुखी विस्फोटों, चट्टानों के टूटने व खिसकने, खानों के धंसने, जलाशय में जल के इकट्ठा होने से उत्पन्न होती है। विवर्तनिक हलचलों से पैदा होने वाले भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अब देखिए भूकंपों के परिणाम। भूकंप का परिणाम क्या होता है? भूकंप से होने वाले नुकसान को निम्न बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। नंबर 1, जान माल की भारी क्षति होती है, भूस्खलन हो जाता है, आग लग जाती है, तटबंध और बांध टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, महासागरों की में बड़ी बड़ी प्रलयकारी लहरें यानी सुनामी आ जाती है। नंबर 5वां प्रश्न है, भूकंपों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 5 उपाय बताइए। तो उससे बचने के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करके भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को समय समय पर सूचना प्रदान करना। नंबर 2, सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिमों की सूचना लोगों तक देना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। नंबर 3, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवनों के डिजाइन में सुधार लाना, उन्हें भूकंप रोधी बनाना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण को
प्रतिबंधित करना, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा देना, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 6, चक्रवाती आपदा क्या है? प्रश्न है छठा, चक्रवाती आपदा क्या है तथा इसके विनाशकारी प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो चारों ओर से उच्च वायुदाब द्वारा घिरा होता है और वायु चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। चक्रवाती आपदा में वर्षा सामान्य से 50 से 100 सेंटीमीटर तक अधिक होती है। साथ ही तेज हवाओं का परिसंचरण भी होता है। चक्रवाती आपदा के विनाशकारी प्रभाव, चक्रवातों का आकार छोटा होता है और दाब प्रवणता तीव्र होने के कारण वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है, अतः इससे जान माल की भारी हानि उठानी पड़ती है। तो यानी चक्रवात क्या है? निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिसमें बाहर यानी चारों तरफ से हवाएं तेज गति से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं और अंदर आ करके पुनः ऊपर को उठ जाती हैं, और इस घटना से जो है, इस घटना को चक्रवात कहते हैं। और इससे जो वर्षा होती है वो सामान्य से 50 से 100 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है और ये विनाशकारी साबित भी होती हैं। तो इस प्रकार जो है आपने अपने जो आपका अध्याय जो 7 था, प्राकृतिक आपदाएं और संकट, उसका आपने अध्ययन किया। अब आपका जो ये दूसरी पुस्तक है उसका भी पूरा अध्ययन किया जा चुका है। इस प्रकार आपने अपनी प्रथम पुस्तक भौतिक भूगोल के सिद्धांत को पूरी तरह आपने अध्ययन किया, और आपका ये जो दूसरी पुस्तक थी भारत के संबंध में, उसका भी आपने अध्ययन आज समाप्त कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक चैप्टर को पुनः देखें, पढ़ें और उसको नोट्स बनाएं, और जो भी दिक्कतें हों उससे हमें अवगत कराएं।